हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट जो है वो हमने डिराइव किया था फॉर्मूला, जहां पे हमने देखा था कि E इज इक्वल टू -me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं। इस फॉर्मूला में यहाँ जो n है उसकी वैल्यू देखिए चेंज हो रही है, बाकी सारे जो है हमारे पास कांस्टेंट है, यानी कि n जो है वो 1 2 3 सो ऑन, इस तरह से जो है n की वैल्यू है जो वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव ओनली सम डेफिनेट वैल्यूज ऑफ एनर्जी while revolving in the orbits, क्योंकि n जो है वो 1 2 3 सो ऑन है। तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट एनर्जी स्टेट है, लेवल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो अगर रिवॉल्व करता है, जो फर्स्ट ग्राउंड एनर्जी लेवल जिसको हम बोलते हैं E1, उसमें हमने वैल्यू जो थी वो फाइंड आउट की थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इसी तरह से जैसे जैसे हम एक्साइटेड स्टेट में ऊपर की तरफ जाते हैं न्यूक्लियस के बाद, तो एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव की तरफ जो है वो बढ़ती रहती है। और एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वहां पे एन जो है वो क्या होता है, हमारे पास इन्फिनिटी होता है। तो ये हमने लास्ट अपने लेक्चर में हमने सब कुछ इसके बारे में पढ़ लिया। आज हम देखेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है। तो हमने देखा कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम, मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के आसपास, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ये नेक्स्ट ऑर्बिट है, ये उससे नेक्स्ट ऑर्बिट है। मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन को हमने हायर एनर्जी लेवल पे लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन को जब इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पे लेके जाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी इस लेवल में क्या हो जाएगी, इससे ज्यादा हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे एनर्जी लेस और यहाँ पे जो एनर्जी है वो यहाँ से ज्यादा होगी। तो इसी तरह से अगर हम इसको और दूर लेके जाना चाहें तो हमें और वर्क करना पड़ेगा। तो ये रीजन है कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के दूर जाते हैं तो एनर्जी जो है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो अब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जंप करता है, जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से यानी कि मान लीजिए 3 नंबर से 2 नंबर पे जंप कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, फिर वो इन दोनों के डिफरेंस के अमाउंट की एनर्जी जो है वो एमिट करेगा। तो यही है स्पेक्ट्रल सीरीज के पीछे की कहानी। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। when the electron in a hydrogen atom jumps from some higher energy level to lower energy level, the difference
of energies of two energy levels is emitted as a radiation, और जो रेडिएशन एमिट होती है उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ. तो इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइन. इट इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रल लाइन. तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, उसी हिसाब से जो हमें रेडिएशन जो है उसी हिसाब से वेवलेंथ मिलेंगी रेडिएशन की. तो अब मान लीजिए हमारे पास ये जो एनर्जी लेवल है, अगर हम इसको इनिशियल एनर्जी लेवल कह दें Ni, और ये फाइनल एनर्जी लेवल Nf कह दें हम इसको, तो जब इलेक्ट्रॉन इनिशियल एनर्जी लेवल से फाइनल एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इमिट करेगा, इसको हम लिखेंगे E इज इक्वल टू EI माइनस EF. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो ज्यादा है EI, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो कम है. अभी हमने देखा कि क्यों. तो अगर हम यहाँ पे इस एनर्जी को E is equal to H naught, H nu, here nu is the frequency of radiation and H is Planck's constant, तो ये हमारे पास आ गया डिफरेंस ऑफ एनर्जी. तो इसी को हम यूज करेंगे. अब हम नेक्स्ट इस देखते हैं वेव नंबर निकालने के लिए. तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास, जैसे कि हमने कहा EI और EF, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, एनर्जी स्टेट को. यहाँ पे हमें अब अगर हम कहें इफ EI एंड EF respectively are the energies of the electron in the initial stationary orbit of principal quantum number Ni and final stationary orbit of quantum number Nf. तो यहाँ पे हमारे पास Ni की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन पे जाएं तो EI ith एनर्जी लेवल जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस Me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर Ni स्क्वायर H स्क्वायर. इसी तरह से अगर हम इसको EF की फॉर्म में लिखें तो वो आ जाएगा माइनस Me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N स्क्वायर Nf स्क्वायर H स्क्वायर. तो अब हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में जो है वो लिखना है. तो वो कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास E इज इक्वल टू, अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखें तो वो आ जाएगा माइनस Me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर. और यहाँ पे हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बोला था ये जो है हमारे पास Ni है और ये जो है Nf है. ये हमारे पास मान लीजिए न्यूक्लियस है. इसको हम EI और इसको हम EF से रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा इसकी एनर्जी कम. तो यहाँ पे Ni स्क्वायर माइनस ऑफ Me4 8 एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर Nf स्क्वायर.
तो यहाँ से अगर आप देखो सब कुछ कॉमन है, तो यहाँ हम इसको कॉमन वैल्यूज को बाहर रख लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे आ गई Me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। तो अंदर जो इक्वेशन बची हमारे पास 1 बाय, यहाँ हमारे पास NF जो है वो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हमारे पास नेगेटिव Ni स्क्वायर। तो ये मेन इक्वेशन है हमारे पास। इससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी की वैल्यू मिलती है इन हाइड्रोजन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द ऑर्बिट Ni टू ऑर्बिट NF। तो एनर्जी एमिटेड जो होती है उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमने क्या करना है, E इज इक्वल टू h न्यू। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन की जगह पे h न्यू पुट कर देते हैं। Me4 h स्क्वायर 1/NF स्क्वायर माइनस 1/Ni स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मान लीजिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन निकालने के लिए हम h को नीचे ले जाएंगे। यहाँ 8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब 1/NF स्क्वायर माइनस 1/Ni स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम न्यू की जो वैल्यू है, न्यू इज इक्वल टू C/λ पुट कर दे, तो यहां से हमारे पास आ गया, C को भी इधर ले जाते हैं, तो 1/λ इज इक्वल टू Me4 8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब और साथ में C जो हमने न्यू के केस में पुट किया था। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ गई 1/NF स्क्वायर बाय 1/Ni स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस, दिस इज वेव नंबर, इसको हम बोलते हैं, दिस इज वेव नंबर, दिस इज फ्रीक्वेंसी और दिस इज एनर्जी। तो यहां से देखिए एक इक्वेशन से हमें एनर्जी भी मिल गई, इलेक्ट्रॉन की हमें फ्रीक्वेंसी भी मिल गई और हमें वेव नंबर भी मिल गया। तो वेव नंबर जो है, वेव नंबर का क्या मतलब है, नंबर ऑफ वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इन 1 मीटर, इसको हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना Me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब इंटू C, अगर आप इसको देखो तो ये सब कांस्टेंट्स हैं। Me 8 एप्सिलॉन नॉट h प्लैंक्स कांस्टेंट, C वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इन सब की वैल्यू जो है अगर हम ये कांस्टेंट माने तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया, इसको हम RH से लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। और इसी तरह से अगर हम ये सारी जो कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू पुट कर दे तो RH की वैल्यू जो है वो आ जाती है 1.09678 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। तो ये आ गया हमारे पास। इस इक्वेशन को अब हम इस फॉर्म में लिख देंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ गई, RH 1/NF स्क्वायर माइनस 1/Ni स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास, लोअर एनर्जी लेवल, और ये कौन सा है, जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल पे। तो इसी बेस पे अब हम देखेंगे किस तरह से, अब अगर हम लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल को अगर हम सिलेक्ट करें तो किस तरह से हमें जो स्पेक्ट्रल सीरीज है, लाइंस हैं वो मिलती हैं।
हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज मिलती है हाइड्रोजन एटम से, तो वो देखते हैं हम कौन कौन सी है। जी देखिए बेटा, अब हमारे पास सबसे पहले जो सीरीज मिलती है उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। यहाँ पे ये वो वाली सीरीज है, इट इज द सीरीज इन विच द स्पेक्ट्रल लाइंस कॉरेस्पॉन्ड टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सम हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट। जहां जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ देखिए, यहाँ 2 से 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 से 1 में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में ही जंप कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमें सीरीज मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे NF जो है वो 1 है और NI है जो वो 2, 3 सो ऑन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हमें फॉर्मूला तो हमें पता ही है, 1/λ इज इक्वल टू RH 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। तो इस केस में, लाइमन सीरीज के केस में, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। और इसी तरह से I जो है अगर दूसरे ऑर्बिट से जंप कर रहा है तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, अगर तीसरे से पुट कर रहा है तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास लाइमन सीरीज। अगर हम इस सीरीज की बात करें तो दीज स्पेक्ट्रल लाइंस लाई इन अल्ट्रावायलेट रीजन। ये जो लाइंस हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है ये हमें यूवी रीजन यानी कि अल्ट्रावायलेट रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन। तो दीज स्पेक्ट्रल लाइंस लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। इसके बाद आती है हमारे पास बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या है हमारे पास, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये न्यूक्लियस है, इस तरह से अगर हम ऊपर जाएं 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 तो ये जो हमारे पास 1, 2, अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में जंप करेंगे। तो जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में जंप करेंगे तो इस तरह की सीरीज को हमने नाम दिया है बाल्मर सीरीज। यानी कि यहाँ पे NF इज इक्वल टू 2 और NI जो है वो 3, 4 सो ऑन। इसी तरह से नेक्स्ट, इसी तरह से अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर थर्ड एनर्जी स्टेट में जंप कर रहे हैं, थर्ड एनर्जी लेवल में, तो वो हमें मिलती है पास्चन सीरीज। तो बाल्मर सीरीज की अगर हम बात करें तो ये एक वाहिद सीरीज है ऐसी जो हमें विजिबल रीजन में, जो इसकी जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन में आती है। यानी कि जिन जिन कलर्स को हम देख सकते हैं, द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ दिस सीरीज लाई इन द विजिबल रीजन। तो यहाँ पे हमने जहां बाल्मर सीरीज में NF2 है तो पास्चन में हमने क्या देखा, NF इज इक्वल टू 3। इसी तरह से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, अगर पास्चन सीरीज की बात करें तो ये इंफ्रारेड रीजन में आती है, इंफ्रारेड रीजन में। तो नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में अगेन NF इज इक्वल टू 4 और NI जो है वो 5, 6, 7। यहाँ पे NI जो था 4, 5 सो ऑन। तो इसी तरह से ये ब्रैकेट सीरीज, जो ब्रैकेट सीरीज है ये भी इंफ्रारेड रीजन में आती है, इसको भी इंफ्रारेड रीजन में, ब्रैकेट को भी। इसके बाद आती है हमारे पास फंड सीरीज। तो फंड सीरीज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी लेवल है, फिफ्थ एनर्जी लेवल में जंप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो NF की वैल्यू है वो 5 हो जाएगी और NI जो है वो हायर कुछ भी 6, 7 सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास
अगर ये हम देखें, इसको हम दिस सीरीज लाई इन द फॉर इंफ्रारेड रीजन, तो इसको हम इस रीजन, इसको हम बोलेंगे फॉर इंफ्रारेड रीजन। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी जो हम रेडिएशंस हमें मिलती हैं वो अलग अलग रीजन में मिलती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और ये जो है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में से आपको जो न्यूमेरिकल्स है, ये आप फॉर्मूला जो है इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये तो था हाइड्रोजन एनर्जी लेवल और बोहर ने जो हमें एनर्जी स्पेक्ट्रम दिया। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस क्या थी बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। तो अब लिमिटेशंस भी डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल की सबसे पहली जो लिमिटेशन है कि ये सिर्फ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वन इलेक्ट्रॉन, जिस एटम में ओनली वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये सिर्फ उसी के बारे में ही बता पाता है, उसके अलावा ये हमें ये थ्योरी नहीं देता। तो दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन एटम, ओनली हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये होगी इसकी पहली जो लिमिटेशन है। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू इवन टू इलेक्ट्रॉन एटम सच एज हीलियम। हीलियम को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, दिस मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द relative intensities of the frequencies emitted by हाइड्रोजन एटम। तो ये अनेबल टू एक्सप्लेन relative इंटेंसिटी, यहाँ पे रिलेटिव इंटेंसिटी अगर हम बात करें, रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द frequency emitted by हाइड्रोजन एटम। इसके अलावा इट डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जो हाइड्रोजन में भी जो हमें फाइन स्ट्रक्चर मिलती है स्पेक्ट्रल लाइन की, उसके बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो डज नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ या फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन even in hydrogen atom lines, even in hydrogen atom। इसके अलावा it does not explain why only circular orbits should be chosen when elliptical orbits are also possible। तो ये हमें सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट्स के बारे में बताता है, लेकिन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में हमें ये नहीं बताता कुछ। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। इसके अलावा इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है ना, वेव लाइक कैरेक्टर भी जो है इलेक्ट्रॉन जो शो करता है, तो ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टीज
ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इसने नहीं एक्सप्लेन किया। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और इसके अलावा हमने देखा किस तरह से हमें हाइड्रोजन के केस में जो है स्पेक्ट्रल सीरीज मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।